हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपडेटेड फार्मेसी। तो हम देख रहे थे अपनी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें कि हमने अपना यूनिट 1 स्टार्ट किया था, जो कि हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है। जो कि हमारा यूनिट 1 था। यूनिट 1 का जो चैप्टर 1 था, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है और उसके जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हमारा चैप्टर 2 है यूनिट 1 का। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिस पे हमारी पूरी बॉडी बेस्ड होती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पूरी बेस्ड होती है किस पे, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसमें हमें स्टडी करना है पूरा सेल के बारे में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि हमारी सेल क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल के फंक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ जो कि हमारे चैप्टर 2 का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल क्या होती है। तो अगर हम जनरल सेल की बात करेंगे, जो कि हमारी सेल होती है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर की थी। तो अगर हम देखेंगे सेल क्या होती है, जो कि हमारी सेल होती है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर हम यहाँ पे समझ लेंगे कि बेसिक क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है। बेसिक का मतलब है कि जो हमारी बॉडी होती है वो पूरी बेस्ड होती है हमारी सेल पे, और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो पूरा बेस्ड होता है हमारी सेल पे। और जो फंक्शनल यूनिट का मतलब यहाँ पे है, जो हमारी सेल होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं उसके लिए हमारी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारी सेल होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी लाइफ की। डैट परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस, जो कि परफॉर्म करती है जितने भी लाइफ प्रोसेस हमारी लाइफ प्रोसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी सेल होती है। ए ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल, जो कि ह्यूमन बॉडी होती है उसमें तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो कि सेल होती है उसके दो मेन टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दीज आर दो सेल्स विच आर फुली डेवलप्ड, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये फुली डेवलप्ड होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी फुली डेवलप्ड होता है और जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, मतलब हम आते हैं एनिमल्स में, एंड फंगे वगैरह। तो जो कि मतलब ये कुछ एग्जांपल्स है जिनमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। अब है नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो फुली डेवलप्ड नहीं होते, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी फुली डेवलप्ड नहीं होता है और उसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी प्रेजेंट होता है, जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो फुली डेवलप्ड नहीं होते। तो अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया में मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि जो हमारा सेल है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो कि हमारी ह्यूमन सेल होती है वहाँ का उसका एक हमने सिंपल डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी बनाने में है। तो एग्जाम में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ज़्यादातर 10 नंबर का पूछा जाता है और जिसमें आपको ये ह्यूमन सेल का डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जो कि अगर आप मतलब यहाँ पे हमने ये ऑर्गेनेल्स वगैरह बनाए, ज़रूरी नहीं कि आप सेम ऐसा ही बनाओगे, बट अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट भी बनाओगे लेकिन लेबलिंग होगी तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो कि ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ऑर्गेनेल्स या मतलब पार्ट्स होते हैं सेल के, हम इनको एक एक करके पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो ये स्ट्रक्चर है आपको नोट्स में मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे, जो कि हमारी सेल होती है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हम इनको डिटेल में देखेंगे किसमें क्या आते हैं, किसमें कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देखेंगे, जो कि हमारी ये आउटर कवरिंग होती है सेल की, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हम मतलब हमारी सेल को प्रोटेक्ट करता है किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये कंट्रोल करता है मूवमेंट को, जो कि सब्सटेंसेस होते हैं मतलब वो अंदर आने या बाहर आने में मतलब कंट्रोल करता है पूरे मूवमेंट को, जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इट सेपरेटेड द सेल फ्रॉम एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये हमारी सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पूरा अलग कर देता है। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल, जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेल की आउटर कवरिंग होती है जिससे हम सेल प्लाज्मा
मेम्ब्रेन भी कहते हैं, विथ इन विच ऑल ऑर्गेनेल्स सच एज साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड, जिसके अंदर जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये आउटर क्लोजिंग होती है, जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस या अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में एक मॉडल दिया था जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे जो कि स्ट्रक्चर होता है सेल का, वो कहते हैं कि जो कि सेल होती है वो दो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, यानी कि दो लेयर मतलब बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, यानी कि 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, जो कि सिंगर एंड निकोलसन था, उन्होंने 1972 में ये मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो कि हमारी सेल है वो 3 मेजर पार्ट्स में हमने डिवाइड होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो पहले हम न्यूक्लियस देखेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म देखेंगे। जो कि हमारा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पे अगर देखेंगे जो कि ये सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पे है, ये हमारा न्यूक्लियस है। उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और ये वगैरह जो कि यहाँ पे है ये पूरे क्रोमेटिन वगैरह है और जेनेटिक मटीरियल भी पूरा न्यूक्लियस में होता है। तो अगर हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये स्फेरिकल और ओवल शेप्ड होता है, जो कि लार्जेस्ट होता है हमारी सेल में। इट कंसिस्ट्स ऑफ डबल मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस होता है इसका मतलब जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, विच सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से बिल्कुल सेपरेट कर देती है। साइटोप्लाज्म में हमारा जो मतलब सेल के ऑर्गेनेल्स आते हैं और साइटोसोल आता है, यानी कि मतलब वो फ्लूइड्स वगैरह आते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में आते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम नियोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन्स अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस, जो कि हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, आल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। जो कि हमारा न्यूक्लियस होता है इसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी कि हमारी जो सेल होती है उससे मतलब पूरा कंट्रोल कौन करता है, हमारा जो न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल इंक्लूडिंग एग्रीगेशंस ऑफ प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, जो कि हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें पूरा जेनेटिक मटेरियल जितना भी होता है वो पूरा किस में प्रेजेंट होता है, वो हमारे न्यूक्लियस में जैसे कि डीएनए, प्रोटीन या आरएनए वगैरह, मतलब जितने भी ये पूरे हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, एक साथ एग्रीगेट होते हैं, कौन, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। तो अब है हमारा तीसरा मेजर पार्ट जो कि हमारी सेल का है वो है साइटोप्लाज्म, जो कि हमारा साइटोप्लाज्म इट इज़ द टोटल एरिया बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस। ये पूरा एरिया है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक जितना भी एरिया आता है, जितने भी उसमें ऑर्गेनेल वगैरह आते हैं उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो कि हमारा साइटोप्लाज्म है, अगर हम यहाँ से आपको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे जो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर जितने भी ऑर्गेनेल्स है या फ्लूइड्स वगैरह है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल का मतलब जो कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है मतलब न्यूक्लियस के बाहर उसे हम साइटोसोल कहते हैं, और जो ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं बाहर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स वगैरह, इनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो अगर हम साइटोसोल की बात करेंगे, पहले इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि सेल्स होते हैं उनके मतलब अंदर फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, विस्कस होता है, विच कंटेन अबाउट 75 to 90% वाटर, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें तकरीबन 75 to 90% वाटर, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो अगर हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, दीस आर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं, यानी कि जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेल्स उन्हें हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन टू द सेल, ये मतलब स्पेसिफिक अलग अलग मतलब जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं हर ऑर्गेनेल अपना अलग काम शो कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारी सेल है इसमें मतलब ये जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस इसके बाहर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल बोलते हैं, जो कि ये हमारे साइटोसोल में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमारा ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल में इसी में ये भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स। तो हम इनको एक एक करके पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। जो कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये नेटवर्क का मेम्ब्रेनस कैनाल्स होता है, जो कि फ्लूइड से बने होते हैं, यानी कि इसमें मतलब बहुत सारे कैनाल टाइप शेप जैसे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरा कैनाल शेप्ड होता है, इसमें मतलब अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे मतलब मूवमेंट के लिए, मतलब हमारी सेल में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सेल में जितना भी मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, मतलब जितने भी मटीरियल्स होते हैं वो मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मतलब सेल में, उससे हम जो कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब हमारी मतलब सेल में जितने भी मटीरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, ये कंपोज होता है जो कि हमारे क्रिस्टीनिया, ट्यूबुलस एंड वेसिकल्स, यानी कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 3 चीज़ से बना होता है, क्रिस्टीनिया, ट्यूबुलस एंड वेसिकल्स। इन्वॉल्वड इन प्रोटीन, जो कि हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम यहाँ पे समझ लेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फ़र्क होता है। जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें मतलब राइबोसोम्स वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होती है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें मतलब राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे हम स्टोरेज ऑर्गेनेली भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि प्रोडक्शन ऑफ लिपिड स्टीरॉइड्स एंड आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डिटॉक्सिफाइंग द सेल, यानी कि जो हमारी सेल होती है उसको डिटॉक्सिफाई करती है। तो अब है हमारा नेक्स्ट गोल्गी बॉडीज, जो कि हमारी गोल्गी बॉडीज होती है इनको हम गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं। गोल्गी बॉडीज आर कॉल्ड द सेल्स पोस्ट ऑफिस, जो कि हमारे गोल्गी बॉडीज होते हैं इनको हम सेल्स पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल विद इन द सेल, ये मतलब जो कि मटीरियल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि इसको हम इसलिए पोस्ट ऑफिस सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। तो अब है हमारे नेक्स्ट राइबोसोम्स। दीज आर टीनी स्फीयर्स डैट कंटेन राइबोसोमल RNA, जो कि राइबोसोम्स होते हैं ये टीनी स्फीयर्स होते हैं, मतलब छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होता है, एंड सेवरल राइबोसोमल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, इसे हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम्स में होती है। जो कि हमारे राइबोसोम्स होते हैं ये 2 सब यूनिट्स से बने होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट। जो कि हमारे स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं वो 40S के होते हैं और लार्जर सब यूनिट 60S के होते हैं। अब है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो कि मतलब ऑर्गेनेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, साइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाता है अलग से भी। तो अगर हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल ही होता है, जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्रिस्टल्स में फोल्ड हुआ होता है, और जो कि हमारा मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो आउटर मतलब मेम्ब्रेन होता है वो फोल्ड्स में मतलब होता है, वो उससे क्या होता है कि मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ATP जनरेट करता है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो कि ATP होता है उससे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, जो कि हमारे मतलब सेल में मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। एज इट पावर्स मोस्ट ऑफ द सेल्स एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, जो कि मतलब प्रोसेस जितने भी सेल में होते हैं उनको जो भी एनर्जी लग जाती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है। ATP को हम शॉर्ट में एडेनोसिन, जो कि ATP होता है उसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शन इज टू break down cellular wastes and debris by engulfing it with hydrolytic enzymes, also known as suicide bag। जो कि हमारे लाइसोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं जो कि सेल्यूलर वेस्टेस होते हैं, जितने भी वेस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि या डेब्रिस वगैरह प्रेजेंट होता है सेल में उसको पूरा एंगल्फ कर देते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि हेल्प करते हैं मतलब लाइसोसोम्स को ब्रेक डाउन फॉर सेल्यूलर वेस्टेस।
जो कि हमारे मतलब लाइसोसोम्स होते हैं, इनसे इन्हें हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो कि हमारे लाइसोसोम्स होते हैं इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये कभी अपने सेल को ही खा जाते हैं, एंगल्फ कर जाते हैं, इसलिए हम इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट सेंट्रोजोम्स, जो कि हमारे सेंट्रोजोम्स होते हैं, ये इन्वॉल्व किसमें होते हैं, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। द सेंट्रोजोम्स इज मेड अप ऑफ 2 परपेंडिकुलर सेंट्रियोल, जो कि सेंट्रोजोम्स होते हैं ये 2 परपेंडिकुलर सेंट्रियोलों से बने होते हैं, ए डॉटर सेंट्रियोल एंड ए मदर सेंट्रियोल लिंक्ड टुगेदर बाय इंटरकनेक्टेड फाइबर, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं फाइबर्स के थ्रू, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कौन कौन से, एक डॉटर सेंट्रियोल और दूसरा मदर सेंट्रियोल। अब है हमारा नेक्स्ट peroxisomes. It contain many oxidase enzymes that can be oxidize various organic substances, जो कि peroxisomes होते हैं इनमें मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को, जैसे कि फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, यूरिक एसिड। इट कंटेन्स द एंजाइम्स एंड हाइड्रोलेस लार्ज मॉलिक्यूल, जो कि हमारे पेरोक्सिसोम्स होते हैं इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोलेस लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सच एज आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एंड लिपिड्स। वेरी इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.1 टू 1.2 मीटर, जो कि हमारे पेरोक्सिसोम्स होते हैं इनमें मतलब ये वेरी होती है साइज में, मतलब 0.1 से 1.2 mm तक, माइक्रोमीटर तक वेरी होते हैं साइज में। ऑल्सो वर्क एज डिफेंसिंग एजेंट, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि पेरोक्सिसोम्स होते हैं ये मतलब वर्क करते हैं एज ए डिफेंसिंग अगेंस्ट में, जो कि मतलब माइक्रोसोम्स होते हैं उनको डिफेंस मतलब उनके अगेंस्ट डिफेंस करते हैं। मतलब कौन से हमारी सेल होती है उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स डिस्कस किए, न्यूक्लियस, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया या मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके जो भी मतलब फंक्शंस वगैरह है वो भी आप सेल के फंक्शंस में लिख सकते हो, क्योंकि वो भी पार्ट्स होते हैं सेल के, मतलब उनका जो फंक्शन होता है वो पूरे मतलब सेल का फंक्शन होता है, वो भी आप इसमें मेंशन करते हो, फंक्शंस ऑफ सेल में मेंशन कर सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे, अब हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिए हुए हैं जो कि सेल मतलब हमारी परफॉर्म कर देती है। जो कि हमारी सेल होती है रिस्पॉन्सिबल होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये जो कि हमारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में थ्रू प्रोसेस, लाइक जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस वगैरह प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि हमारे मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि हमारी सेल होती है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो कि सेल प्रोड्यूसेस प्रोटीन बाय ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारी सेल होती है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती है बाय ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू आरएनए, वो मतलब डीएनए को आरएनए में मतलब कन्वर्ट करती है और आरएनए फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो नेक्स्ट है सेल डिवीजन, जो कि हमारी सेल डिवीजन होती है, जो सेल रेप्लिकेट देयर डीएनए एंड डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल, जो कि हमारी सेल होती है ये रेप्लिकेट करती है अपने डीएनए को, उससे क्या होता है कि हमारी नए सेल्स बन जाते हैं, हमारी सेल डिवाइड होती है और हमारे सेल्स बन जाते हैं थ्रू माइटोसिस एंड मियोसिस। तो दो प्रोसेस के थ्रू या तो माइटोसिस होते हैं या मियोसिस होते हैं, जो कि माइटोसिस एंड मियोसिस है ये हम आगे जाके पूरे डिस्कस में डिटेल करेंगे। ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारी सेल होती है, सेल रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सेल हमारी होती है वो मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि हमारा सेल का सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो मतलब जो भी मतलब सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनके मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, इन्हें मतलब अंदर और बाहर जाने में उनको कंट्रोल कर देती है। अब नेक्स्ट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, सेल स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस, जो कि हमारे सेल्स होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस में। तो ये पूरा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। तो अगर एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है आप पूरा लिख सकते हो, सेल क्या होती है, स्ट्रक्चर सेल का क्या होता है और फंक्शन सेल के क्या होता है, और उसका लेबल डायग्राम भी बना सकते हो।